ठीक मेरे पीछे ये भारत की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल इस समय भी तैनात है। रेडार लगातार सरहद के उस पार टोह लेने की कोशिश कर रहा है और यह दिखाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी तनाव कितना ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कुटिल देश है कि जिस पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता। जमीनी स्थिति इस समय क्या है? रणभूमि पर हम आपको ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वीरों की वो गौरव गाथा सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह से भारत के वीरों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, एक करारा जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर में एक नई कहानी, वीरता की एक इबारत लिखी। इस समय हम लोग बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच, और यहां पर जिस तरह का तनाव है, अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये एक मोटर पोजीशन है। यहां पर इन्फेंट्री मोटर्स सेना के तैनात है और इन मोटर्स ने जबरदस्त कहर बरपाया था पाकिस्तान की पोजीशंस के ऊपर। और ये वही जवान हैं आज जो यहां तैनात हैं। उस रात जब पाकिस्तान पर कयामत की रात बनकर टूटे थे ये लोग, तो ये वहां पर तैनात थे और अभी भी ये मुस्तैद है, क्योंकि ये जानते हैं पाकिस्तान पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। इनके टीम लीडर्स मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह से यहां से मोटर्स की बारिश एक तरह से हुई थी, बारूद की बारिश हुई थी पाकिस्तान के ऊपर उस रात को, और टीम लीडर्स इन पूरे मोटर पोजीशन के मेरे साथ हैं। क्या टारगेट किया था आपने और किस तरह का नुकसान सरहद के उस पार हुआ था? यह उस रात की बात है जब दुश्मन की पोस्टों से हमारे पर फायर आया और हमने उन्हीं पोस्टों पर अपनी इन्फेंट्री मोटर से भारी तादाद में फायर कराया और उनको मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिलाने का आपको आदेश था, लेकिन आपको मोटर, जैसे जो हमारे दर्शक जानते हैं, ये एक एरिया वेपन है, यानी जब आप ये 81 mm का गोला दागते हैं तो ये पहले बहुत ऊंचाई से आकाश में जाता है और फिर अचूक मार इसकी TNT की, एक्सप्लोसिव्स की दुश्मन पर गिरती है। तो आपको पता कैसे चलता है कि किस तरह से वो मार अचूक पड़ रही है उसकी पोस्टों पर? अगर इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा एक OP ऑफिसर होता है जो कि वहां पर टारगेट को देखता है और उसकी करेक्शन देता है। लेकिन आजकल आधुनिक तकनीक युग है जिसमें हम ड्रोन के द्वारा भी ड्रोन को ऊपर हवा में उड़ाकर उसके अंदर उसका व्यू देख सकते हैं और उस टारगेट को सही करेक्शन देकर उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उस समय की क्या परिस्थिति थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप क्या बता सकते हैं मुझे? अगर मैं हालात की बात करूं तो उस टाइम पे दोनों साइड से फायर चल रहा था, लेकिन उसके फायर को दबाना था, उनको जवाब देना था, तो इसलिए हमने भारी तादाद में फायर करके उसको दबाना मुनासिब समझा, ताकि हम भी सेफ रहें और जो मेरे पीछे मेरे ग्रामवासी हैं वो भी सेफ रहें। इस चीज़ को देखते हुए हमने कारगर फायर डालने की कोशिश की। इसमें ये हमारा प्रशिक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको हम शांति काल के दौरान बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को फॉलो करते हैं। और जब शूट एंड स्कूट का मतलब ही यही है कि इससे पहले दुश्मन आप पे रिटेलिएट कर पाए, आपकी पोजीशन पे इफेक्टिव काउंटर फायर कर पाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उससे पहले ही हम वहां से पोजीशन बदल के, इनफैक्ट हम लोगों ने ये चीज इतने बढ़िया तरीके से करी कि दुश्मन का फायर आना तो दूर की बात थी, हम लोगों ने दूसरी पोजीशन बदलकर उन पे फिर फायर कर दिया और गोले दाग दिए थे। उसने 4 दिन में ही अब लड़ाई खत्म कर दी है। अभी तो हमारा वार शुरू ही हुआ था कि उससे पहले ही उसने खत्म कर दी। हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे 26 लोगों का, निहत्थों का खून बहाया है, जो सिंदूर पहुंचा है, हम उसको जहन्नुम तक नहीं छोड़ेंगे। यहां पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंक की लंका का दहन किया गया था एक जगह पर, यही वो वीर हैं जिनका आदर्श वाक्य, जिनका मूल मंत्र है बोल बजरंग बली की जय। और मेरे साथ यही वीर इस समय यहां पर हैं जिनसे हम बात करेंगे। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, हनुमान का हूं प्यारे, हनुमान का हूं प्यारे हूं, ये राजपूत रेजिमेंट का मूल मंत्र, आदर्श वाक्य है। एक लंका दहन हनुमान जी ने किया था, एक राजपूत रेजिमेंट की इस टुकड़ी ने आतंक की लंका का दहन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा भी रहे हैं। मेरे साथ वो टुकड़ी और उस टुकड़ी के कमांडर हैं। मेजर साहब, आपको टास्क क्या दिया गया था? हमारा टास्क पाकिस्तान की उन 4 पोस्टों को बर्बाद करना था जिन्होंने हमारे रिहायशी इलाके और भारतीय सेना की पोस्ट पर कारगर फायर डाला। तो
पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों पर भी बमबारी हो रही थी और आपके मिलिट्री लोकेशंस पर भी बमबारी हो रही थी। आपको उसे ध्वस्त करने का टारगेट दिया गया, आपने उसको कैसे अचीव किया, आपने अपना एक्वायर कैसे किया टारगेट को? हमने उन चारों पोस्टों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेपन्स की मदद से सभी पोस्टों को मिट्टी में मिला दिया। क्या आपके पास वो जानकारी है, क्योंकि आज तक पर हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं, लंका दहन जिस तरह हुआ था, आतंक की लंका का ये दहन आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, वो पोस्ट किस तरह की थी जिसको आपने जलाया, आपकी इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या थी उसके बारे में? हमें उस पोस्ट की जितनी भी चारों पोस्ट थी उनके बारे में सब, उनकी लोकेशंस, उनके वेपन्स कहाँ डिप्लॉयड हैं, ये सब जानकारी हमारे पास पहले ही थी। और वो एक हाइब्रिड पोस्ट थी, मतलब आतंकी भी और पाकिस्तान की सेना भी? जी, वहां से इन्फिल्ट्रेशन भी होती थी और पाकिस्तानी रेगुलर्स भी वहां पे रहते थे। और क्या आपके पास कोई असेसमेंट है उस ऑपरेशन के बाद नुकसान क्या हुआ है उस पर? हमारे ईंट सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 18 से 20 लोग जो पाकिस्तानी आर्मी के कैजुअलिटीज हमने किए हैं एक ऑपरेशन में। जी, ये है वो वीर। इनके हथियार अगर आप देखिए तो एक तरफ आरएल यानी रॉकेट लॉन्चर भी है, दूसरी तरफ उनकी एके सीरीज की राइफलें भी हैं और लाइट मशीन गन्स भी हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स भी हैं और इन्फेंट्री वेपन्स जो इन वीरों के पास है, इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था घातक से, और घातक बहुत ही घातक वार करने में सक्षम भी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्रिस्टल मेज मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, बड़ी बड़ी मिसाइलों का जेकबाबाद, नूर खान, रहीम यार खान अलग अलग बेसिस को ध्वस्त करना, वो एक कहानी है, एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ी शौर्य गाथा। भारत का ऑफेंसिव रोल के साथ साथ डिफेंसिव रोल था और उसमें एयर डिफेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी भारत की मिसाइलें तो ध्वस्त कर गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मिसाइलें, उनके ड्रोन, वो हमारे सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाए। और ऐसे ही एक सुरक्षा कवच की जिम्मेदारी यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस की इस टुकड़ी पर है जिसके साथ हम हैं। कितना कठिन आपके लिए उस दिन वो काम था, कितनी बड़ी चुनौती थी? आप यहाँ तक आए, आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। बस फौज को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हमें भारतीय सरकार ने और इंडियन आर्मी ने हमें सारा चीज, जब 22 तारीख को पहलगाम पे अटैक हुआ उसके बाद से हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की थी कि हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए ना किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा और हम इस चीज के लिए रेडी थे। हमें पता था कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। सो जो भी हमारे लड़के, हमारे ट्रूप्स थे, दे वर ऑलवेज रेडी। एक आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे आए थे। बहुत पुरानी कहावत है जो हम कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ, बताइए क्या होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यही हमारे ट्रूप्स की आइडियोलॉजी है और इसी आइडियोलॉजी के साथ हम यहाँ बैठे हैं। हमने इंश्योर किया है कि इस एरियल, इस आकाश से कोई भी एरियल जो भी एसेट है वो हमारे एयरफोर्स तक ना पहुंचे, और ये इंश्योर हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे।